जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने लेसन 2 का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था। आज उसी के आगे चलते हैं और आज लेक्चर 2 देखेंगे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था गॉसेस थ्योरम और उसको सिद्ध किया था, जिसमें गॉस थ्योरम ने कहा था किसी गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पर जो आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। उसी को हमने सिद्ध किया था। तो आज चलते हैं, पढ़ते हैं गॉस के नियम की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन। आप लोग कूलॉम का नियम भी जानते हैं और गॉसेस थ्योरम भी जानते हैं। तो चलिए गॉस के नियम की सहायता से अपन लोग अब कूलॉम के नियम का सत्यापन करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन। कूलॉम के नियम का सत्यापन। वैसे तो ये मोस्ट है नहीं, लेकिन चलिए देख लेते हैं कि गॉस के नियम से कूलॉम का नियम कैसे लाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक गॉसियन पृष्ठ लिया। गॉसियन पृष्ठ का मतलब क्या होता है? गोले के आकार का हमने पृष्ठ लिया। गॉसियन पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है, हमने पिछली कक्षा में बताया था। हमने एक गोले के आकार का गॉसियन पृष्ठ लिया जिसके केंद्र पर एक आवेश +q रख दिया और इससे r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया। कितनी दूरी है जी? r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, जिसमें एक हमने छोटा सा क्षेत्रफल अवयव निकाल लिया जिसकी वैल्यू है डेल्टा, और इसी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है। ये सब लिखा जाता है क्योंकि पिछली वीडियो में हमने ऐसे ही बता दिया था, तो कुछ बच्चों ने नहीं लिखा था, तो इसको भी लिखना है जो बोल रहे हैं। क्या बोला हमने? माना एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है जिसके केंद्र O पर एक +q आवेश रखा है। O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर क्षेत्रफल अवयव डेल्टा A है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बाहर की ओर है। तो चलिए फिर इसके आगे से लगाते हैं, फिर क्या करना है। तो निकालते हैं dA के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। वैद्युत फ्लक्स तो जानते हो ना क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है वो φE बराबर होती है समाकलन किसका? वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, वो भी डॉट प्रोडक्ट के पदों में। तो इसको सॉल्व करेंगे। जब भी डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या आ जाता है? E और यहाँ पे आ जाएगा dA cos थीटा। जहाँ पे इसका समाकलन करेंगे, इन सबको बाहर निकालेंगे तो φE बराबर आ जाता है अपना EA cos थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो समांतर होता है, इसलिए थीटा की वैल्यू 0। तो φE बराबर आ गया EA। चलिए अब हमें निकालना है कूलॉम का नियम। तो r दूरी पर कोई यदि बिंदु आवेश रखा हुआ है, r दूरी पर यदि कोई बिंदु आवेश रखा हुआ है तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तो उस वाले फॉर्मूले से होती है 1/4πε0 q/r², और एक हमने ये भी पढ़ा था कि E बराबर जो होता है वो होता है F/q0, और A है वो गॉसियन पृष्ठ है, इसलिए A का मान कितना हो जाएगा? 4πr²। और गॉस थ्योरम क्या कहलाती है? गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय हमारी कहलाती है कि जो φE है वो होता है q/ε0। तो चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो हमने रखा φE का मान समीकरण, इसको मान लो एक में रखने पर, तो जैसे ही हम रखेंगे तो देखिए क्या होता है। φE की जगह क्या रखना है? q/ε0। E की जगह क्या रखना है? F/q0।
एक ही जगह क्या रखना है 4 पाई आर स्क्वायर। हमारा कूलम का नियम कहता है F बराबर, यहाँ से F बराबर निकालेंगे तो ये क्यू जीरो आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू जीरो अपॉन में आर स्क्वायर। यही तो हमारा क्या होता है कूलम का नियम। तो लिख देंगे यही कूलम का नियम है। तो देखा हमने गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलम का नियम कैसे सत्यापित किया। एक गॉसियन पृष्ठ लिया जिस पर केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रख दिया, आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया जिस पर वैद्युत क्षेत्र मान लिया और एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया। तो डीए के कारण जो होता है वैद्युत क्षेत्र यही, वैद्युत फ्लक्स यही होता है, क्योंकि जो डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन के को सॉल्व किया तो जे आ गया। ई की वैल्यू हम जानते हैं, ए की वैल्यू हम जानते हैं और गॉस प्रमेय भी हम जानते हैं। सबकी वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख दी और सॉल्यूशन किया तो हमारे पास कूलम का नियम आ गया। तो चलिए इसको नोट करते हैं, इसके साथ ही आगे की चीजें देखते हैं। चलिए उसी के आगे जानते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग जानने से पहले हमें कुछ डेफिनेशनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो चलिए उसको देखते हैं, उसके बाद अनुप्रयोगों को सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं कुछ परिभाषाएं जिसमें हमें पड़ेगी रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। इन तीन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। चलिए इनको समझ लेते हैं, ये है क्या आखिरकार। देखो नाम से ही डेफिनेशन पता चलेगी। एकांक, रेखीय का मतलब लंबाई, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। एकांक लंबाई में यदि कुछ आवेश हो तो उसकी मात्रा को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जो इसका मात्रक होता है वो तुम लोग खुद ज्ञात कर सकते हो। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। देखो इसको एकांक मान लो, वो आवेश की मात्रा है, तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इसकी मात्रक की बात की जाए तो मात्रक देखिए कैसे निकलेगा, ये कूलम है और ये नीचे क्या आ जाएगा, प्रति मीटर आ जाएगा। अब आते हैं क्षेत्रीय। क्षेत्रीय का मतलब क्षेत्रफल, तो इसमें आ जाएगा एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। क्या आएगा, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, सिग्मा है, तो इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो यहाँ से बनेगी कैसे, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। मात्रक की बात की जाएगी तो मात्रक हमें मालूम है क्या बन जाएगा, कूलम, और नीचे क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। अब आते हैं आयतन आवेश घनत्व। इसमें क्या आएगा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं रो से। ये क्या है, रो, ये क्या है, सिग्मा, और ये क्या है, लैम्डा। ठीक, इसका फॉर्मूला बनेगा, वो बन जाएगा Q अपॉन B। मात्रक की बात की जाएगी तो मात्रक हम आसानी से निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, कूलम प्रति मीटर की घात
3। तो हमने जाना 3 महत्वपूर्ण डेफिनेशनों को, जिसमें हमने जाना रेखीय आवेश घनत्व, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, और आयतन आवेश घनत्व, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। यदि विमा की बात की जाए तो विमा आप लोग खुद निकाल सकते हो, 11th में बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चलिए अब देखते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग आता है जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट होने वाला है। अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बहुत ही अनंत लंबाई का ये चालक तार है। क्या है पहला वाला अनुप्रयोग? क्या है? अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्टली है, ये बहुत ही आता रहता है, क्वेश्चन आता है सीधा गॉस की प्रमेय क्या है और अनंत लंबाई की चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन मिलके आते हैं तो हमें गॉस की थ्योरम लिखनी है और ये वाला डेरिवेशन लगाना है। तो चलिए इसको समझते हैं, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो हमने मान लिया एक अनंत लंबाई का क्या है? चालक तार है, जिस पर प्लस क्यू आवेश है वो समान रूप से वितरित है। क्या है? जो प्लस क्यू आवेश है वो समान रूप से वितरित है। क्या माना हमने? एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इस चालक तार पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने इससे r दूरी पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। कैसा खींचा? जिसकी लंबाई L है। क्या किया? मान लिया कि एक अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश है वो समान रूप से वितरित है। r दूरी पर एक बिंदु P लिया और हमने एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच दिया जिसकी लंबाई L है। इस पर एक हमने भी जो P बिंदु लिया था उस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव डेल्टा A मान लिया, और ये जब प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र E की तीव्रता कहाँ की ओर होगी? बाहर की ओर होगी, और इसी पर हमने एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की ओर ले ली। ये सब लिखना है नोट में। क्या लिखना है? माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिससे होकर हमने एक बेलनाकार पृष्ठ खींचा जिसकी लंबाई L है। इस P बिंदु पर एक क्षेत्रफल डेल्टा A लिया तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की ओर है। अब लिखेंगे क्या है? dA के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स की बात की जाए तो वही होता फाई ई बराबर, बार बार क्या लिखे हो वही लिख लो, ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा है वो समांतर है इसलिए 0 हो जाएगा। तो फाई ई बराबर जो आ जाएगा वो ई ए आ जाएगा। अब हमें आप लोग बताइए कि जो गॉस की प्रमेय है, गॉस की प्रमेय क्या कहलाती है कि फाई की जो वैल्यू आए उसकी वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 रख दी जाए और ई हमें निकालनी है। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एट। तो जो क्षेत्रफल की बात की जाएगी वही तो वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो 2 पाई आर तो आर ही है लेकिन एच क्या है? एल है। तो चलिए उठा के इन दोनों की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में क्या क्या रखना है? फाई ई
तथा ए का मान रखने पर, जैसे ही हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे वैसे ही हमें एक आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं फाई का मान जे रखा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर, यहाँ पे देखा जाए ई हमें ज्ञात करना हो जाएगा 2 पाई आर एल, ये सब नीचे जाएगा, क्या बन जाएगा ई बराबर 1 अपॉन ये 2 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन एल आर। ये क्यू अपॉन एल क्या कहलाता है, क्यू अपॉन एल जो है वो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहलाता है। तो चलिए इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर, और साथ ही साथ 2 लैम्डा बनाना है तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आसानी से रख जाएगी। जैसे ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर। ये होता है अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, ना समझ में आए तो चलिए एक बार और समझा देते हैं। क्या किया हमने, एक अनंत लंबाई का एक चालक तार लिया जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित कर दिया, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P ले लिया और एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच दिया, और इसी पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ले ली, और फिर हमने निकाला dA के कारण यही होता है। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। गॉस की पिरमें लगा दी और यहाँ बेलन का जो क्षेत्रफल होता वो वक्र पृष्ठ होता, वैल्यू दोनों की रखी तो हमें ये मिला, क्योंकि लैम्डा का मान होता है क्यू अपॉन एल, और वैल्यू रखी तो ये हमारा आ गया। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, इसलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इन डेरिवेशनों को जो भी लगवाते जा रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे से सीखना है, क्योंकि एक ना एक डेरिवेशन फर्स्ट लेसन से या 2 लेसन से आता ही आता है। तो इसको जो कल पढ़ाएंगे उनको वो डेरिवेशन ऐसे हैं जो प्रत्येक पेपर में आते ही आते हैं, तो इनको अच्छे से सीखना है। इसी के साथ आगे कल बढ़ाएंगे। नमस्कार।